नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पढ़ेंगे और ये इसका भाग 2 है। इससे पहले अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। इसमें कुछ धाराएँ हैं और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो धाराओं के अंदर वर्णित हैं। तो उन धाराओं को आपको याद करना है और साथ ही साथ उसमें जो अंदर जो फैक्ट्स दिए गए हैं, उन फैक्ट्स को रिकॉल करते हुए चलना है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम का एक अध्याय है, अध्याय नंबर 4। ठीक। इस अध्याय 4 का टाइटल क्या है? याद रखिएगा, इसकी टाइटल आपसे पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत के अधिकार, ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य और ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन। कृत्य और प्रशासन, ये इसका टाइटल है। और इसी अध्याय में एक धारा है 15। ठीक। इस धारा 15 में क्या दिया गया है? इस धारा 15 में दिया गया है ग्राम पंचायत के कृत्य। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के कृत्य कहाँ पर दिया गया है? धारा 15 में। और आपसे अगर टोटल पूछे कि ग्राम पंचायत के टोटल कृत्य हैं कितने, ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो आप बताओगे 30। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब जरा एक बात समझो, कौन कौन से कृत्य हैं? तो 30 कृत्य हैं, यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। मैं इसकी आपको पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा 30 के 30 इसके जो कृत्य हैं। जैसे मैं एक दो बताए दे रहा हूँ। कृषि है, भूमि विकास है, सिंचाई और जल व्यवस्था है ना? लघु उद्योग है, वन उत्पाद है, कृषि वानिकी है, खेल है, कमजोर वर्ग जैसे एससी एसटी के कल्याण से संबंधित यहाँ पर कृत्य से संबंधित विषय दिया गया है। सामुदायिक आस्तियाँ दिया गया है, परिवार कल्याण दिया गया है, तो कई सारे हैं, 30 है टोटल। ये टोटल आप संख्या याद रखो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं? मैं आपको जो लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्य ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र का नहीं है? उसमें पहला ऑप्शन दे दिया कृषि, दूसरा ऑप्शन दे दिया भूमि विकास, तीसरा ऑप्शन दे दिया मत्स्य, ठीक है? चौथा ऑप्शन दे दिया अग्निशमन सेवाएँ। तो ये जो चौथा ऑप्शन है अग्निशमन सेवाएँ, ये इसका विषय नहीं है। ये इस इन 30 विषयों में शामिल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको 30 विषय ज़रूरी नहीं है कि रटे हों, लेकिन 2-3 बार आपको पढ़ना आवश्यक है, ताकि आप समझ पाओ कि गाँव से संबंधित जो भी विषय हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। इसी संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। ठीक है। ये एक नया टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत कौन-कौन सी शक्तियों को एन्जॉय करता है, ठीक है? तो याद रखिए, एक 1994 साल था और इसी साल एक अधिनियम में संशोधन किया गया। अधिनियम कौन-सा था? उत्तर प्रदेश पंचायत राज विधि संशोधन अधिनियम। विधि संशोधन अधिनियम, ठीक? इस अधिनियम में संशोधन किया गया 1994 में और इसी संशोधन के उपरांत इसी के द्वारा ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ सौंपी गईं, शक्तियाँ सौंपी गईं। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, एक धारा और आप याद रखोगे, ये धारा मुझसे छूट गई है, धारा 12 का क्लॉज़ 1 का सब क्लॉज़ खा। इस क्लॉज़ में क्या कहा गया है? केवल आप इतनी ही बात याद रखोगे। इस क्लॉज़ में कहा गया है कि ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय है, एक निगमित निकाय होगी। निगमित निकाय से मेरा आशय है एक ऐसा बनावटी विधिक व्यक्ति जिसके पास अधिकार होते हैं और वो उसके पास जितने भी अधिकार होंगे वो सारे के सारे अधिकार इस ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध होंगे। जैसे अगर हम विधिक व्यक्ति की बात करें तो चल-अचल दोनों प्रकार की संपत्ति खरीदने का उसके पास अधिकार होता है ना? संपत्ति को अर्जन करने का अधिकार, संपत्ति दान दे सकता है, अपने नाम से मुकदमा ग्राम पंचायतें चला सकती हैं और ग्राम पंचायतों के ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है? तो कुल मिला के आपको ये धारा याद रखनी है। कौन-सी? धारा 12 का फर्स्ट क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ खा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निगमित निकाय होगी। ठीक है? हाँ। अब देखो जरा ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, कौन-कौन सी हैं? यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकता है। ग्राम पंचायत की शक्ति। ग्राम पंचायत की शक्तियों में सबसे पहला जो शक्ति है, वो है बाहरी संगठन या बाहरी संगठन या संस्था को
चंदा देने की शक्ति, चंदा देने की शक्ति। तो आपसे पूछा जाए कि क्या ग्राम पंचायतें किसी बाहरी संगठन या संस्था को चंदा दे सकती हैं? हाँ। किस धारा के तहत दे सकती हैं? अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप बताओगे धारा 16 का। ठीक। दूसरी शक्ति इसके पास क्या है? सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में, आदि के संबंध में शक्तियाँ। तो इसके संबंध में शक्तियाँ किस धारा में वर्णित हैं? तो आप बताओगे धारा है 17। ठीक है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ ग्राम पंचायतों की शक्तियों में सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में शक्तियाँ कहाँ पर दी गई हैं? सार्वजनिक सड़क है, जलमार्ग है, अन्य मामलों के संबंध में शक्तियाँ किस धारा में वर्णित हैं? तो धारा है 17। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो तीसरी शक्ति कौन-सी है? ये भी इसकी भी धारा आपको याद रखनी है। कुछ कर्मचारियों के कुछ कर्मचारियों के अवाचार या हम कहें मिसकंडक्ट, ठीक है? की जाँच करने का अधिकार पंचायतों को होता है कि जाँच करने करने और रिप उसके उसके मिसकंडक्ट के बारे में रिपोर्ट करने की शक्ति। ये ग्राम पंचायत के पास ये शक्तियाँ होती हैं। कौन-सी धारा है ये? जिस धारा में ये सारा का सारा वर्णित है, धारा है 23। ये धाराएँ याद रखोगे आप, ठीक है? धारा 16 का में क्या है? ग्राम पंचायत किसी बाहरी संगठन या संस्था को चंदा दे सकती है। सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में शक्तियाँ, सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों आदि के संबंध में शक्तियाँ कहाँ पर हैं? धारा 17 में हैं। और धारा 23 में क्या है? कुछ कर्मचारियों के मिसकंडक्ट की जाँच करने और रिपोर्ट उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करने की शक्ति, ये भी ग्राम पंचायत की शक्ति है। किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा है 23। क्लियर है बात? अच्छा, और कौन-कौन सी धारा और कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं ग्राम पंचायत के पास? चौथी शक्ति है भूमि अर्जित करने की शक्ति, भूमि अर्जित करने की शक्ति। अगर ग्राम पंचायतें चाहें तो फिर किसी अधिकार क्षेत्र में आने वाली यानी इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का वो अर्जन कर सकती हैं। कौन-सी धारा है ये? धारा है 33। ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमि अर्जित करने की शक्ति क्या ग्राम पंचायतों के पास है? हाँ है। किस धारा में है? धारा है 33। चौथा कौन-सा है? ये चौथा वही है, 5वां होगा। हाँ, उधार लेने की शक्ति, उधार लेने की शक्ति। कहाँ-कहाँ से उधार ले सकती हैं? अभी इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी सिर्फ शॉर्टकट देखो। ये फैक्ट्स आपको रटने ही रटने हैं। इनके अंदर का मैटर आपको एक बार ना पता हो, चलेगा। लेकिन ऊपर के जो ये मैटर मैं लिख रहा हूँ, ये सारा मैटर आपको पता होना चाहिए। धारा कौन-सा है? धारा है 36। ठीक है? क्या ग्राम पंचायतें उधार ले सकती हैं रकम कहीं से? जवाब है हाँ। किस धारा के तहत ले सकती हैं या किस धारा में वर्णित है? धारा होगा 36। ठीक है? छठा पॉइंट क्या है? ग्राम पंचायतें कर, शुल्क या ग्राम पंचायतों को फीस लगाने की शक्ति। किस धारा में दिया गया है ये शक्ति? धारा है 37। बात समझ पा रहे हो? तो ये 6 धाराएँ आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी? 16 का बाहरी संगठन, संस्था को चंदा देने की शक्ति। धारा 17 सार्वजनिक सड़कों और जलमार्गों के संबंध में शक्तियाँ। धारा 23 में क्या है? कुछ कर्मचारियों के मिसकंडक्ट की जाँच करना और रिपोर्ट अपने ऊपर वाले अधिकारियों को सौंपना या ऊपर वाले अधिकारियों को रिपोर्ट करना कि ये अमुक व्यक्ति या अमुक अधिकारी या अमुक कर्मचारी मिसकंडक्ट कर रहा है। ठीक है? तो धारा 23 में इसका वर्णन है और इसके बाद धारा 33 याद रखो भूमि को अर्जित करने की शक्ति भी है। धारा 36 के तहत उधार लेने की शक्ति भी है और धारा 37 के तहत कर, शुल्क, फीस लगाने की शक्ति है। क्लियर है बात? अब ज़रा एक बात समझो यहाँ से धारा 16 का कार्य। अभी मैंने जो आपको धाराएँ लिखाई थी, उनको थोड़ा-थोड़ा समझते हुए चलते हैं। ठीक है? धारा 16 का क्या कहता है? बाहरी संस्था बाहरी संस्था या संगठन को चंदा देने की शक्ति। क्लियर है बात? अच्छा, चंदा देने की शक्ति के मामले में अगर आप देखोगे ना ग्राम पंचायत को, तो जो ग्राम पंचायत का जितना भी क्षेत्र है, यानी हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की अधिकारिता के बाहर का कोई भी संगठन हो, बाहर के संगठन को अंशदान के रूप में
धनराशि दे सकती है, दे सकती है। बात फिर से समझो, ग्राम पंचायतें जो भी ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की अधिकारिता के बाहर का भी अगर कोई संगठन है, तो उसे धनराशि अंशदान के रूप में दे सकती हैं पंचायतें। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है और ये शर्त ही पूछी जा सकती है आपके एग्ज़ाम में, किसकी अनुमति से? तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में आपके राज्य सरकार दिया है, तो फिर आप राज्य सरकार का ही चयन करोगे, ठीक है? धारा 16 का क्या कहता है? बाहरी संस्था को पंचायतें चंदा दे सकती हैं, ठीक? जो भी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का संगठन हो, धनराशि के रूप में अंशदान दे सकती हैं, लेकिन किसकी अनुमति से, किसकी पूर्व अनुमति से? तो आंसर होगा राज्य सरकार की। बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक? ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट देखो, धारा 17 मैंने आपको बताया धारा 17 में क्या है? धारा 17 में दिया है सार्वजनिक सड़कों, जल मार्गों तथा अन्य मामलों के संबंध में शक्तियाँ। अन्य मामलों के संबंध में शक्तियाँ। किसकी शक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर? ये हो रही है ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में, ठीक है? इस धारा के तहत सड़कें बना सकती है, जलमार्गों का निर्माण कर सकती है, लेकिन कैसे? जैसे नए पुल या फिर पुलिया समझते हो ना गाँव? अगर गाँव से आप बिलॉन्ग करते होगे, तो पुलिया समझते होगे? हाँ, जहाँ पर शाम को आम तौर पर नवयुवक जब गाँव में आर्मी वगैरह की रेस लगाने निकलते हैं, तो गाँव में जो छोटी-छोटी सड़कें होती हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाती हैं, तो सड़कों के नीचे से बम्बा निकले होते हैं, तो पुलिया होती है। उन्हीं पुलियों पे बैठ के आराम से जो है हाँ, फिर चर्चा होती है राजनीति की। तो आम तौर पर आप लोग जानते होंगे। तो नए पुल बना सकती है, पुलिया बना सकती है ना? पुलिया का निर्माण कर सकती है, सार्वजनिक पुलिया सड़क का मार्ग बदल सकती है ना? और साथ ही साथ धारा 15 के अधीन निर्दिष्ट लघु सिंचाई परियोजनाएँ शुरू कर सकती है। तो कई सारे काम कर सकती है, लेकिन ये काम आपसे नहीं पूछे जाएँगे, तो मैं यहाँ पर हाँ, लिखूँगा नहीं। तो आप केवल इतना याद रखोगे, धारा 17 में क्या है? सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों और अन्य मामलों के संबंध में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ग्राम पंचायत को, वो किस धारा के तहत प्रदान की गई? धारा है 17। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, एक धारा और है, कौन-सी है? मैंने बताई थी आपको धारा नंबर 23। क्या है 23 में? धारा 23 में मैंने कहा था कर्मचारियों का मिसकंडक्ट की जाँच करना या फिर रिपोर्ट करने की शक्ति इसके पास होती है। तो कुछ कर्मचारियों लिख लो ज़रा, कुछ कर्मचारियों के अवचार या हम कह सकते हैं मिसकंडक्ट, ठीक है? मिसकंडक्ट की जाँच करने और रिपोर्ट की शक्ति रिपोर्ट की शक्ति का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है ग्राम पंचायत का अधिकार। किस धारा के तहत होता है? कर्मचारियों अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो रिपोर्ट कर सकती हैं किस धारा के तहत? धारा है 23। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो पंचायत क्षेत्र जैसे सपोज़ करो ये पंचायत है, ठीक? ये है ग्राम पंचायत, क्लियर है बात? यहाँ ये है ग्राम पंचायत। अब सपोज़ करो ये ग्राम पंचायत में एक सामान्य निवासी है या हम कहें सामान्य ये है ग्रामवासी। और एक ये है यहीं पर इसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, ठीक है? पूरा। इसी क्षेत्र में एक अधिकारी नियुक्त किया गया या सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई। अब सपोज़ करो ये जो सामान्य ग्रामवासी है, ये इससे कोई काम करवाने गया, लेकिन इसके बदले अगर ये मिसकंडक्ट करे, कोई भी दुर्व्यवहार करे या फिर घूस माँगे, तो ऐसी स्थिति में जो पंचायत के क्षेत्राधिकार में सरकारी कर्मचारी होगा, जैसे अमीन हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, ग्राम का चौकीदार हो गया, तो ये सरकारी पद के पालन में अगर अवाचार से संबंधित कोई शिकायत इनके इनके लिए पाई गई, तो इनकी शिकायत की जा सकती है, इनकी जाँच की जा सकती है। और ये कौन करेगा? ग्राम पंचायत। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो आप केवल ये टाइटल ही याद रखोगे, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, धारा है धारा 33। ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि भूमि अर्जित करने की शक्ति, भूमि अर्जित करने की शक्ति। ठीक है? दरअसल ग्राम पंचायत जो धारा 20-30 के उपबंधों के अधीन है या सम्मिलित हुई है, वो भूमि प्राप्त कर सकती है। लेकिन आप इसको एक सिंपल वे में समझो। जैसे सपोज़ करो ये एक भूमि है, ठीक है? या हम कहें ये
भूमि का टुकड़ा है। एक ग्राम पंचायत है ए, ठीक है? ग्राम पंचायत ए और एक ग्राम पंचायत है बी। तो ये ग्राम पंचायत ए और बी ये दोनों ही भूमि को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगी। बोलो भाई, प्रयत्न करेंगी। अब ऐसी स्थिति में विधान ये कहता है, धारा 33 ये कहती है कि इनके पास 2 तरीके हैं। या तो ये दोनों ही ग्राम पंचायतें आपसी बातचीत से भूमि प्राप्त कर लें, ठीक? नहीं तो क्या कंडीशन है? नहीं तो ये अधिकारी का नाम याद रखोगे, यहां से ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कलेक्टर के पास कलेक्टर के पास भूमि अर्जन के संबंध में प्रार्थना पत्र दे सकती हैं, ठीक है? दे सकती हैं। तो ये कलेक्टर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूमि के अर्जन संबंधी अगर प्रार्थना पत्र देना हो तो वो किसके पास देंगी? वो देंगी कलेक्टर को, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो धारा 33 में क्या है? भूमि अर्जन से संबंधित शक्तियां, ठीक है? नेक्स्ट देखो, धारा 36। धारा है 36, क्या है इसमें? इसमें है उधार लेने की शक्ति। धारा 36 में दिया गया है उधार लेने की शक्ति, ठीक है? उधार लेने की शक्ति। अब जरा समझो, ग्राम पंचायत कहाँ से उधार ले सकती है? कौन-कौन इसको दे सकता है? ग्राम पंचायत उधार ले सकती है राज्य सरकार से, ठीक? बात समझ पा रहे हो? ग्राम पंचायत उधार ले सकती है वित्त निगम से, वित्त निगम से। ग्राम पंचायत उधार ले सकती है अनुसूचित बैंक से। बात समझ पा रहे हो आप? ग्राम पंचायत उधार ले सकती है उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से, ठीक है? ग्राम पंचायत उधार ले सकती है जिला सहकारी बैंक से और ग्राम पंचायत उधार ले सकती है दूसरी पंचायत से, ठीक है? यहां से ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत धनराशि किसी भी प्रकार की, यहां से जो ग्राम पंचायत होगी वो धनराशि उधार ले सकती है, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, उधार ले सकती है, तो फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या ऐसे ही उधार ले लेगी? किसी की तो अनुमति होनी चाहिए, किसी की तो पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखो, विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, ठीक है? ये धनराशि इन संस्थाओं से उधार ले सकती है। और ये सारा का सारा मैटर किस धारा में लिखा हुआ है? धारा है 36, 36। क्लियर है बात? हाँ, यहां तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, एक धारा आपको और समझनी है, धारा है 37। इसमें क्या है? इसमें है कर, शुल्क या फिर फीस लगाने की शक्ति। फीस लगाने की शक्ति, यानी कि कर भी लगा सकती हैं, शुल्क लगा सकती हैं, फीस लगा सकती हैं। ग्राम पंचायतों को ये शक्तियां हैं। तो याद रखिएगा, जैसे आपके ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई प्रेक्षागृह आया, या फिर हम कहें किसी ने चलचित्र लगाया और ग्राम पंचायत की जमीन पर, तो ग्राम पंचायत 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उससे कर वसूल सकती है। जैसे आपके ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई पशु बांध रहा हो, तो प्रति पशु 3 रुपया वार्षिक, 30 नहीं है, 3 है ये, 3 रुपया वार्षिक उससे कर ले सकती हैं, फीस वसूल सकती हैं। जैसे अगर वाहन कोई व्यक्ति खड़ा करे, तो फिर 6 रुपया वार्षिक उससे फीस वसूल सकती हैं, है ना? तो इस तरह की ये सारी की सारी जो अभी आपने पढ़ी, ये शक्तियाँ हैं ग्राम पंचायतों की, ठीक है? ग्राम पंचायत की शक्तियाँ कौन है? एक बार फिर रिवीजन करो। ये आपको पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, टोटल 6 शक्तियाँ, और इन 6 की 6 धाराएँ आपको याद रखनी है। कुछ भी आप याद रखो, ना रखो, लेकिन ये टाइटल्स आपको याद रखनी है और टाइटल से संबंधित धाराएँ भी आपको याद रखनी है। बाहरी संगठन या संस्था को चंदा देना 16 का में वर्णित है। धारा 17 में क्या है? सार्वजनिक सड़क, जलमार्ग आदि के संबंध में शक्तियाँ प्राप्त हैं। कुछ कर्मचारियों के संबंध में अगर मिसकंडक्ट कर देते हैं वो, तो उसकी रिपोर्ट करने संबंधी शक्ति प्राप्त है ग्राम पंचायत को। धारा 33 में है भूमि अर्जित करने की संपत्ति।
सॉरी शक्ति, और धारा 36 में है उधार लेने की शक्ति, धारा 37 में है कर शुल्क या फीस लगाने की शक्ति। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? और इसके बाद हमने एक-एक करके लगभग सारी धाराओं को हाँ, देखा। ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, एक नया टॉपिक देखते हैं हम लोग। नया टॉपिक कौन-सा है? नया टॉपिक है भूमि प्रबंधक समिति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस मत करिएगा। ठीक है? भूमि प्रबंधक समिति क्या है? आइए चर्चा करते हैं इसकी। भूमि प्रबंधक समिति से संबंधित एक वर्ष याद रखो, 1972 1972। क्या हुआ 1972 में? 1972 में उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम आया। ग्राम स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम आया। ठीक है? अब इस अधिनियम की खासियत क्या थी? ज़रा समझो। ये 1972 का अधिनियम है, तो मैं यहाँ पर आपको नए पेज में ले चलूँ। 1972 1972 का एक्ट लिखे दे रहा हूँ, ठीक है? ये वही एक्ट है जो अभी हमने पीछे लिखा था। इस एक्ट से पहले की स्थिति क्या थी और इस एक्ट के बाद की स्थिति क्या हुई भूमि प्रबंधक समिति के संबंध में? ठीक? यहाँ से एक बात, एक कॉन्सेप्ट जब आप समझ पाओगे, तो फिर भूमि प्रबंधक समिति को आप बहुत करीब से जान पाओगे। तो आओ ज़रा चर्चा करते हैं। 1972 के अधिनियम में भूमि प्रबंधक समिति के संबंध में पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति ये थी 1972 से पहले कि जो भूमि प्रबंधक समिति थी, भूमि प्रबंधक समिति के जो सदस्य थे, भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का चुनाव जो आपकी ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही किया जाता था। तो आप यहाँ से हम कह सकते हैं कि भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता था, वो तत्कालीन ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही किया जाता था। ठीक है? किया जाता था। अब एक बात समझो, ग्राम पंचायत है ये, ठीक? इसके ग्राम पंचायत के कुछ मेंबर्स हैं, आबादी के अनुसार इनको चुना जाता है। तो ये जो भूमि प्रबंधक समिति थी, ये है भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति। तो भूमि प्रबंधक समिति के जो मेंबर्स थे, इन्हीं ग्राम पंचायत के मेंबर्स को उठा के भूमि प्रबंधक समिति का मेंबर्स बना दिया जाता था। ये कंडीशन थी 1972 से पहले-पहले की, ठीक है? 1972 का अधिनियम जब आया, संशोधन अधिनियम, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? आओ ज़रा इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें हुआ क्या कि भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का अलग से चुनाव बंद करा दिया गया, बंद करा दिया गया। अच्छा, अलग से चुनाव, अब देखो एक बात समझो, भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का चुनाव होता था, चूँकि यहीं से लोगों को उठाना है, ग्राम पंचायत ये है, ग्राम पंचायत के लोगों से ही उठाना है, तो इन लोगों का चुनाव करके भूमि प्रबंधक समिति में डाल दिया जाता था। लेकिन 1972 का जब अधिनियम आ गया, तो ये जो चुनाव हो रहा था यहाँ पे, जो अलग से भूमि प्रबंधक समिति में चुन के लोग डाले जा रहे थे ग्राम पंचायत से, वो चुनाव बंद करा दिया गया। बोले ठीक है, अब चुनाव बंद, ऐसा नहीं होगा। तो भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का अलग से चुनाव बंद करा दिया गया और फिर धारा 28 का में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? धारा 28 का में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? आओ ज़रा नए फ्रेश पेज से देखते हैं। धारा 28 का, यहाँ से समझना, मैं भूमि प्रबंधक समिति का बैकग्राउंड पूरा बता रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा ये गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति भी होगी, भूमि प्रबंधक समिति भी होगी, ठीक? यानी ग्राम पंचायत जो है वो भूमि प्रबंधक समिति भी होगी। अब ये नहीं होगा कि ग्राम पंचायत से उठा के भूमि प्रबंधक समिति के नाम पे आप अलग से चुनाव करवाओ, ये सब बंद हो गया। तो जो ग्राम पंचायत है वही भूमि प्रबंधक समिति होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में जो निहित संपत्ति के रख-रखाव, संरक्षण, पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्य हैं, वो भूमि प्रबंधक समिति में समाहित कर दिए गए। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? तो आप यहाँ से क्या याद रखोगे? धारा 28 का में क्या परिवर्तन किया गया? परिवर्तन ये किया गया, इसमें कह दिया गया साफ-साफ कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है वो भूमि प्रबंधक समिति भी होगी। अ, अगर भूमि प्रबंधक समिति ही ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में अभी तक जितने भी संपत्ति के रख-रखाव से संबंधित अधिकार थे,
वो अब किसको ट्रांसफ़र हो जाएँगे? वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे भूमि प्रबंधक समिति को। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब ज़रा एक बात समझो, ये जो भूमि प्रबंधक समिति है, भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है? भूमि प्रबंधक समिति का एक सभापति होता है। कौन होता है सभापति इसका? इसका सभापति होता है प्रधान और एक इसका होता है उपसभापति, हालाँकि अब नहीं होता है। और ये कौन होता है? ये होता है उप-प्रधान, होता था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, उप-प्रधान के संदर्भ में 2005 के बाद उप-प्रधान के लिए या उप-प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं हुए। 2005 के बाद उप-प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं कराए गए। तो आपसे अगर पूछा जाए भूमि प्रबंधक समिति का सभापति कौन होता है? तो आप बताओगे प्रधान, ठीक है? और भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? तो आप बताओगे इसका सचिव होता है लेखपाल, यानी कि भूमि प्रबंधक समिति के कागजों का रख-रखाव कौन करता है? तो आंसर होगा लेखपाल। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब ज़रा एक बात समझो, इस प्रधान को उठाओ, सपोज़ करो ये हमारा प्रधान है, ठीक? ये प्रधान किसकी-किसकी ज़िम्मेदारी सँभाल रहा है? ये प्रधान जो है, ये ग्राम सभा का प्रधान है, यही प्रधान ग्राम पंचायत का भी प्रधान है और यही प्रधान भूमि प्रबंधक समिति का भी प्रधान है, अर्थात भूमि प्रबंधक समिति का सभापति है या हम कहें भूमि प्रबंधक समिति का ये अध्यक्ष है। तो आप इस प्रधान का रोल देख रहे हो? 3-3 संस्थाओं का ये नेता बना बैठा है। किसका नेता? ग्राम सभा का नेता कौन होता है? प्रधान। ग्राम पंचायत का भी मुखिया कौन होता है? प्रधान। और भूमि प्रबंधक समिति का भी सरगना कौन होता है? वो होता है प्रधान। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ज़रा गाँव की संस्थाएँ देखो। सपोज़ करो ये एक गाँव है, ठीक? ये क्या है? एक गाँव। गाँव में कौन-कौन सी संस्थाएँ वर्तमान में कार्यरत हैं? गाँव में ग्राम सभा भी है, गाँव में ग्राम पंचायत भी है और गाँव में क्या है? गाँव में है भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति के बारे में अगर इसका इतिहास और डिटेल से आपको पढ़ना हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है? वहाँ पर मैंने आपको ग्राम पंचायतों का निर्माण एक टॉपिक कराया हुआ है। तो उसमें मैंने बताया है कि ग्राम सभा कब अस्तित्व में आई थी, ग्राम पंचायतें कब अस्तित्व में आई थी, भूमि प्रबंधक समिति कब अस्तित्व में आई थी और फिर एक समिति और आई थी, एक संस्था और आई थी गाँव समाज। ये गाँव समाज कब विलुप्त हो गई? इस इन सभी मुद्दों के बारे में हमने अपने वीडियो में डिटेल से चर्चा करी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है? हाँ, तो अब एक बात समझो, गाँव में 3 संस्थाएँ हैं, कौन-कौन सी? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है? और इन सबका मुखिया कौन है? मुखिया भी मैंने आपको बताया था प्रधान, ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ज़रा एक बात समझो, ये है ग्राम पंचायत, ठीक? और ये रही आपकी भूमि प्रबंधक समिति। मैंने अभी आपको धारा 28 का पढ़ाया था। 28 का में मैंने कहा था कि ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति होंगी। तो क्या ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति सेम होती हैं? एक ही होती हैं? एक ही नहीं होती हैं। किन-किन मसलों में, किन-किन मायनों में ये अलग-अलग होती हैं? आओ ज़रा समझते हैं। ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति एक-दूसरे से भिन्न कैसे है? जैसे अगर हम अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष, तो एक बात समझो, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है और भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अगर हम बात सचिव की करें, तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? देखो, अध्यक्ष की बात करें तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान, ठीक? और भूमि प्रबंधक समिति का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। लेकिन अगर आप सचिव को देखोगे ना, तो सचिव दोनों ही संस्थाओं के अलग-अलग होते हैं। सचिव ग्राम पंचायत का कौन होता है? आप लोग वीपीओ जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी और सचिव भूमि प्रबंधक समिति का कौन होता है? वो होता है लेखपाल। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? यानी कि ग्राम पंचायत के कागजातों को कौन रखता है अपने पास सँभाल के? ग्राम पंचायत अधिकारी। वहीं भूमि प्रबंधक समिति के कागजों को कौन रखता है अपने पास सँभाल के? लेखपाल रखता है। क्लियर है बात यहाँ तक?
आई होप आप ये सब समझ गए होंगे, ठीक है? अब एक नए टॉपिक में शुरुआत करते हैं और टॉपिक है भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति। इसी को पढ़ रहे थे हम लोग। तो भूमि प्रबंधक समिति के कार्य क्या होते हैं? के कार्य और इसके कर्तव्य क्या-क्या होते हैं? आओ समझ लेते हैं इनको। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य और कर्तव्य के बारे में कहाँ पर दिया गया है? किस धारा में वर्णित है? तो आप बताओगे धारा है 28 का खा। ये धारा याद रखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य और कर्तव्य कहाँ पर हैं? 28 के खा में। अब देखो, दरअसल जमींदारी समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में जमींदारी की समाप्ति के बाद जमींदारी की समाप्ति के बाद जो जमींदारों के पास भूमि थी, अब समस्या ये आ गई कि वो भूमि कहाँ जाएगी? वो भूमि चली गई राज्य सरकार के अंडर में। तो जमींदारी जब समाप्त हुई, तो जो जमींदारों के अधिकार थे, यानी कि भूमि का रख-रखाव, तो वो सारे के सारे अधिकार किसके पास चले गए? वो सारे चले गए राज्य सरकार के पास, ठीक है? राज्य सरकार के पास आ गए वो सारे अधिकार। अच्छा, जब ये सारे अधिकार राज्य सरकार के पास आ गए, तो राज्य सरकार इन अधिकारों का क्या करेगी? या जमींदारों की जो भूमि छुड़ाई गई थी, वो जब राज्य सरकार के पास आ गई, तो राज्य सरकार उनका क्या करेगी? सपोज़ करो ये कोई जमींदार है, ठीक? इसके पास ये पूरा गाँव था, जमींदारी व्यवस्था जब खत्म हुई, तो ये गाँव मुक्त हो गया। तो इस गाँव का मालिकाना हक किसके पास पहुँच गया? राज्य सरकार के पास। तो राज्य सरकार ने कहा हम इस गाँव का करेंगे क्या? तो इस गाँव की ज़मीन को राज्य सरकार ने फिर विज्ञप्ति जारी की और इसे ग्राम सभा को सौंप दिया। तो राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी की विज्ञप्ति जारी की और ये जो अधिकार थे जमींदार के, इन अधिकारों को सौंप दिया ग्राम सभा को। ठीक? बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, ग्राम सभा क्या करेगी? भाई ग्राम सभा में तो निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग होते हैं, वो होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अगर उनके पास ये सारी की सारी ज़मीन होगी तो वो आपस में लड़ जाएँगे। तो हुआ क्या? इन्होंने अपने अधिकार सौंप दिए अपनी कार्यकारी संस्था को। तो ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था कौन होती है? ग्राम पंचायत। तो इन्होंने अपने सारे अधिकार किसे सौंप दिए? ग्राम पंचायत को। ठीक? अच्छा, ग्राम पंचायत भी अब इसका क्या करेगी? तो एक नई संस्था अस्तित्व में आई थी। वो नई संस्था कौन है? भूमि प्रबंधक समिति। तो ग्राम पंचायत ने वो सारे के सारे अधिकार किसे सौंप दिए? ये सौंप दिए भूमि प्रबंधक समिति को। तो ये हैं भूमि प्रबंधक समिति के कार्य। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है इनके कार्य क्या हैं? भूमि प्रबंधक समिति के कार्य क्या हैं? इसके अधिकार क्या हैं? आओ ज़रा समझ लेते हैं। एक बार ये जर्नी एक बार फिर आप याद रखो। फिर से मैं समझा देता हूँ कि भूमि प्रबंधक समिति के कार्य और कर्तव्य। सबसे पहले हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी की समाप्ति हुई। जमींदारी की समाप्ति हुई तो जमींदारों के अंडर में जो गाँव थे, सैकड़ों गाँव इनके अंडर में होते थे। तो वो सारे गाँव चले गए राज्य सरकार के पास। अब राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की और सारे के सारे अधिकार सौंप दिए ग्राम सभा को। ग्राम सभा ने वो अपने अधिकार सौंपे अपनी कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत को और ग्राम पंचायत ने वो सारे के सारे अधिकार सौंप दिए भूमि प्रबंधक समिति को। और अब आइए डिस्कस करते हैं भूमि प्रबंधक समिति के कार्य क्या होते हैं। ठीक है? सबसे पहले भूमि प्रबंधक समिति के कार्य। क्या हैं इनके कार्य? जैसे भूमि का प्रबंध करना या निबटारा करना। ठीक है? ग्राम पंचायत की ओर से ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। ये मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ग्राम पंचायत की ओर से ध्यान दो, ग्राम पंचायत की ओर से किसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति पर मुकदमा दायर करना या किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत पर मुकदमा दायर किए जाने पर ग्राम पंचायत की ओर से क्या करना? पैरवी करना। ये काम किसका है? ये काम है भूमि प्रबंधक समिति का। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? तो भूमि प्रबंधक समिति का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप इसको याद रखिएगा। भूमि प्रबंधक समिति करती क्या है? कि ग्राम पंचायत की ओर से किसी व्यक्ति पर अगर मुकदमा करना हो, तो वो करेगी या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ग्राम पंचायत पर मुकदमा कर दिया गया हो,
तो उसकी पैरवी करना, ये काम होता है भूमि प्रबंधक समिति का। और क्या काम है? जैसे कृषि का विकास करना और उन्नति करना, ठीक है? सहकारी खेती का विकास करना, ठीक है? और क्या काम हो सकते हैं? पशुपालन, मत्स्य पालन, साथ ही साथ कुक्कुट पालन। कैसे लिखा जाएगा? कुट कुक्कुट ऐसे, ठीक है? कुक्कुट पालन, हाँ, का विकास करना। तो ये सारे अधिकार होते हैं। मीनाशियों, तालाबों की देख-रेख करना, वन वृक्ष इनकी सुरक्षा देखभाल करना, हाट बाजार मेलों का प्रबंध करना, तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? भूमि प्रबंधक समिति के, ठीक है? ये कृत्य हैं भूमि प्रबंधक समिति के, याद रखिएगा। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ये कि आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ग्राम पंचायत में मुकदमा दायर कर दिया जाता है, तो उसकी पैरवी करने के लिए आगे कौन आता है? तो आगे आप बताओगे भूमि प्रबंधक समिति आती है, ठीक है? अब ज़रा आगे देखो। भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियाँ, ठीक है? भूमि प्रबंधक समिति की कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं? जैसे सबसे पहली शक्ति, भूमि प्रबंधक समिति किसी को भी बेदखल कर सकती है, यानी कि बेदखल करने की शक्ति। बात समझ पा रहे हो? भूमि प्रबंधक समिति की बेदखल करने की शक्ति, ठीक? जैसे भूमि प्रबंधक समिति की शक्ति एक होती है कि वो भूमि का आवंटन कर सकती है, यानी भूमि का, या हम कहें भूमि आवंटन का अधिकार। और तीसरी शक्ति इसके पास क्या होती है? भूमि पर कब्जा करने का अधिकार। किन परिस्थितियों में कब्जा होता है, अभी हम इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कब्जा करने का अधिकार, ठीक? तो यहाँ से, हाँ, ये तो बातें आपको याद रखनी है। इनके अंदर भी जब आप जाओगे बेदखल करने की शक्ति के अंदर, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बेदखल करने की शक्ति में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को जोतदार से बेदखल किया जाएगा, तो वो प्रार्थना पत्र किसको दिया जाएगा? किस अधिकारी को दिया जाएगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत माइनर टाइप के आपके एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, चौथा क्या शक्ति है? चौथी हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति की क्षति, कामा किसी ने अगर गबन कर लिया हो संपत्ति का, ग्राम पंचायत की कोई संपत्ति थी और कोई गबन कर गया, ठीक है? हड़प कर गया। तो गबन या फिर किसी ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया हो, अतिक्रमण होने पर कार्यवाही का अधिकार, ये भी किसका अधिकार है? ये भी है भूमि प्रबंधक समिति का, ठीक है? हाँ, और 5वां क्या अधिकार है? भूमि प्रबंधक समिति चाहे तो मालगुजारी वसूल सकती है, वसूलने का अधिकार, ठीक है? और क्या सकती है? गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटन का अधिकार, ठीक है? भूमि आवंटन का अधिकार। क्लियर है बात? अब ज़रा एक-एक करके आओ समझते हैं कि भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियाँ जो हैं, बेदखल करने की शक्ति, इसके बारे में क्या-क्या प्रावधान है, ठीक है? हुँ, देखो, सबसे पहली शक्ति लेते हैं, बेदखल करने की शक्ति, ठीक है? ग्राम पंचायत की कोई भूमि है, उससे अगर किसी को बेदखल करवाना है, तो फिर कैसे प्रोसेस होगा? भूमि प्रबंधक समिति में सदस्य कौन-कौन होते हैं? पहले हमें ये बताओ। भूमि प्रबंधक, सपोज़ करो ये समिति है, इसमें कौन है? इसके होते हैं सदस्य, इसमें एक होता है सचिव, जो कि लेखपाल होता है ना? और एक होता है अध्यक्ष, जो कि प्रधान होता है। अगर ये लोग चाहें या इनमें से कोई भी, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, किसी को भी किसी भी भूमि से बेदखल करना हो, तो फिर ये प्रार्थना पत्र देंगे। किसे? ये प्रार्थना पत्र देते हैं कलेक्टर को और उससे कहते हैं कि मालिक हुजूर, ये जो भूमि है, ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।
लिहाजा जोतदार को यहां से बेदखल कर दिया जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है? या आप इतना ही केवल याद रखो, आपके लिए इतनी पर्याप्त है। आपसे पूछा जा सकता है भूमि प्रबंधक समिति किसी जोतदार को बेदखल करने के लिए प्रार्थना पत्र किसे देंगे? कलेक्टर को देंगे। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये क्या कहेंगे? सदस्य जाएगा, सचिव जाएगा, अध्यक्ष जाएगा, प्रार्थना पत्र देगा कलेक्टर को और कहेगा मालिक फला ज़मीन, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है। लिहाजा यहाँ से जोतदार को बेदखल कर दिया जाए। तो कलेक्टर फिर आगे की कार्यवाही शुरू करेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है? तो आप यहीं तक याद रखो। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, भूमि आवंटन का अधिकार। भूमि आवंटन का अधिकार। अब देखो इसमें क्या है? दरअसल भूमि प्रबंधक समिति परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर की पूर्व अनुमति से पंचायत के कब्जे में आई भूमि को आवंटित कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो आपको अधिकारी याद रखने हैं, परगना अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से। फिर से समझो, भूमि प्रबंधक समिति परगना अधिकारी या फिर सहायक कलेक्टर की पूर्व अनुमति से पंचायत के कब्जे में आई भूमि को आवंटित कर सकती है। ठीक है? हाँ, तो यहाँ परगना अधिकारी आप याद रखोगे। इसकी पूर्व अनुमति से आवंटित करेगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक शक्ति है भूमि प्रबंधक समिति की, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति, ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति की क्षति, कामा गबन या फिर किसी ने अतिक्रमण कर लिया हो, अतिक्रमण पर होने वाली कार्यवाही का अधिकार, कार्यवाही का अधिकार। ये अधिकार किसके पास है? भूमि प्रबंधक समिति के पास। अब यहाँ आप समझो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सपोज करो ये क्या है? ये एक है ग्राम पंचायत। ठीक है? इस ग्राम पंचायत में ये एक व्यक्ति है, मान लो इसका नाम है ननकू। इस ननकू ने ग्राम पंचायत की कोई एक जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। ये छोटा-सा टुकड़ा है भूमि का। इसमें इस ननकू ने अतिक्रमण कर लिया, ठीक? तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि जो भूमि प्रबंधक समिति है, भूमि प्रबंधक जो समिति है, वो इसकी सूचना कि साहब ननकू ने जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है, ठीक है? या सार्वजनिक जो माल है, सार्वजनिक क्षेत्र का, उसकी क्षति पहुँचाई है किसी भी व्यक्ति ने। तो हो गया क्या कि भूमि प्रबंधक समिति इसकी सूचना किसे देगी? इसकी सूचना देगी कलेक्टर को, सहायक कलेक्टर को। ठीक? अब सहायक कलेक्टर का रोल यहाँ से शुरू होगा। सहायक कलेक्टर क्या करेगा? सपोज़ करो ये है सहायक कलेक्टर, भूमि प्रबंधक समिति का काम खत्म हो गया, उसने सूचना दे दी, ठीक है? ये है ननकू, जिसने भूमि अधिग्रहित की थी और ये क्या है? ये है सहायक कलेक्टर। तो अब ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर क्या करेगा? सहायक कलेक्टर एक नोटिस जारी करेगा ननकू के खिलाफ, नोटिस जारी करेगा और वो नोटिस कहलाती है 49 का। ये नोटिस जारी करेगा और फिर इसे 30 दिन का समय देगा, 30 डेज़। 30 डेज़ में इससे कहेगा हमें जवाब दो, जवाब इससे कहेगा मुझे 30 डेज़ में जवाब चाहिए। काहे का जवाब? जवाब माँगेगा, इससे कहेगा कि मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ पर अतिक्रमण क्यों किया? और मुझे स्पष्ट जवाब दो। और मुझे बताओ कि इतने सालों से तुम यहाँ पर अतिक्रमण किए थे, तो इसके एवज़ में तुमने क्षति पहुँचाई है, गबन किया है, अतिक्रमण किया है, तो इसके लिए तुमसे मुआवज़ा क्यों ना वसूला जाए? इसका मुझे जवाब दो 30 दिन के अंदर-अंदर। तो आपको केवल और केवल इतना याद रखना है कि जो भूमि अधिग्रहण करता है, इसे कितने दिनों के अंदर-अंदर जवाब देना होता है? तो आप बताओगे 30 डेज़, ठीक है? नोटिस जारी करेगा 49 का। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। क्लियर बात? तो ये भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियाँ हैं। अच्छा, एक शक्ति और है, मैंने आपको बताया था, कौन-सी? मालगुज़ारी वसूलने की शक्ति, मालगुज़ारी वसूलने की शक्ति, ठीक है? ये एक शक्ति है जो कि भूमि प्रबंधक समिति की है, मालगुज़ारी वसूलने की शक्ति। अब एक बात समझो, सपोज़ करो ये कोई भूमि है और इस भूमि का ये है जोतदार है, बात समझना। कलेक्टर द्वारा अधिकृत किए जाने पर जो भूमि प्रबंधक समिति है, वो इस भूमि से
मालगुजारी वसूल सकती है। यहाँ से मालगुजारी तो यहाँ से मालगुजारी वसूलने की शक्ति किसके पास है? वसूलने की शक्ति यानी कौन वसूलेगा? ये वसूलेगा भूमि प्रबंधक समिति। ठीक? भूमि प्रबंधक समिति यहाँ से मालगुजारी वसूलेगा। लेकिन एक बड़ी बात, किसकी अनुमति से, किसकी पूर्व अनुमति से ये इसको ऑर्डर दिया जाएगा कि ठीक है, तुम यहाँ से मालगुजारी वसूलो। तो याद रखिएगा, ये किसकी पूर्व अनुमति से? ये होगा कलेक्टर की पूर्व अनुमति से। कलेक्टर की पूर्व अनुमति से। ठीक? तो याद रखिएगा, मालगुजारी वसूलने की शक्ति किसी भी क्षेत्र से किसकी होगी? भूमि प्रबंधक समिति की होगी। लेकिन किसकी पूर्व अनुमति से? कलेक्टर की पूर्व अनुमति से। अब एक बात समझो, कलेक्टर ने अनुमति दे दी कि भाई ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति आप जाइए, आप मालगुजारी वसूलिए जाके। लेकिन भूमि प्रबंधक समिति को इसमें फ़ायदा क्या है भाई? क्या ऐसे ही निस्वार्थ भाव से, ऐसे ही मालगुजारी वसूला और ले जाके कलेक्टर के पास दे दिया, तो इसमें कोई भूमि प्रबंधक समिति को कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो इसमें फ़ायदा दिया जाता है। और इसमें जो भूमि प्रबंधक समिति जब भी मालगुजारी वसूलेगी, तो इसे कुछ ना कुछ फ़ायदा कराया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे। ये पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसे फ़ायदा कितना कराया जाता है मालूम है? जितनी भी वसूली करेगा, उसमें से 6 सही 1/4% कमीशन मिलता है। किसे? भूमि प्रबंधक समिति को। बात समझ पा रहे हो? ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप वीडियो पॉज़ करना और थ्योरी बना के लिख लेना, ठीक है? मैं केवल और केवल आपको समझा रहा हूँ। तो मालगुजारी वसूलने की भी शक्ति किसके पास होती है? भूमि प्रबंधक समिति की होती है, ठीक है? किसकी पूर्व अनुमति से किसी भी क्षेत्र में जोतदार से मालगुजारी वसूलेगा? किसकी पूर्व अनुमति से? कलेक्टर की। तो भूमि प्रबंधक समिति जब भी मालगुजारी वसूल के लाएगी, तो उसे कमीशन कितना दिया जाता है? 6 सही 1/4% की दर से वसूलियों पर इसको कमीशन मिलता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट, भूमि प्रबंधक समिति की अब एक और शक्ति बची है, वो है गृह निर्माण के लिए गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन। आवंटन, ठीक? इसमें ज़रा देखो, गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन भी भूमि प्रबंधक समिति का ये कर्तव्य होता है। अब देखो यहाँ पर समझो, और ये जो मैं अंदर बताने वाला हूँ भूमि भूमि का आवंटन में, अब मैं जो बताने वाला हूँ इसमें 2-3 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, ये जो भूमि प्रबंधक समिति है, भूमि प्रबंधक समिति, ये एससी को, एसटी को या फिर कोई खेतीहर मजदूर है, खेतीहर मजदूर को या फिर कोई ग्रामीण कामगार है, ठीक है? ग्रामीण कामगार को, इन सब के लिए, इनके लिए इमारत या फिर गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर सकती है, आवंटित कर सकती है। बात समझ पाए? फिर से समझो। भूमि प्रबंधक समिति एससी के लिए, एसटी के लिए, खेतीहर मजदूर के लिए, ग्रामीण कामगार के लिए, इन सब के लिए इमारत बनवाना या फिर इनको गृह निर्माण कार्य करवाना हो, तो उसके लिए इनको भूमि आवंटित कर सकती है। लेकिन एक खास बात, किसकी आज्ञा से? किसकी पूर्व अनुमति से? तो याद रखिएगा, तहसीलदार की पूर्व अनुमति से ये काम होगा। ठीक है? क्लियर है बात? हाँ। अब एक नया टर्म है, नया टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकने वाला, वो है पैनल वकील का। पैनल वकील क्या होता है? ठीक है? पैनल वकील क्या होता है? इस पैनल वकील का संबंध भूमि प्रबंधक समिति, हाँ, से है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे ये पैनल वकील क्या है, चूँकि ये टॉपिक पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है? तो आप ज़रा समझो। देखो, एक बात समझो, जो भूमि प्रबंधक समिति होती है, भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति के कर्तव्य क्या होते हैं? अगर हम इसके कर्तव्यों में जाएँ, तो इसके कई सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। जैसे भूमि प्रबंधक समिति के कई कर्तव्य होते हैं, इनमें से मैंने एक पीछे देखा था, 1-2 पीछे देखे थे। जैसे अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत की ओर से क्या करना? मुकदमा दायर करना। मैंने बताया था पीछे, ये किसका काम है? भूमि प्रबंधक समिति का है। और दूसरा भी मैंने बताया था, क्या? ग्राम पंचायत पर किसी ने अगर मुकदमा दायर कर दिया हो, ग्राम पंचायत पर दायर
मुकदमे की पैरवी करना, ये भी काम किसका होता है? भूमि प्रबंधक समिति का होता है। तो ऐसे कामों के लिए भूमि प्रबंधक समिति के पास कोई अनुभव तो होता नहीं है वकालत का, तो फिर क्या होता है? तो ऐसे कामों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए पैनल वकील की नियुक्ति होती है। पैनल वकील की, हाँ, नियुक्ति की जाती है ताकि वो भूमि प्रबंधक समिति को गाइड कर सके। क्लियर बात? अब जरा एक बात समझो। अब यहां से एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि अब मुझे ये बताओ, पैनल वकील होता क्या है? पैनल वकील क्या होता है, किसे कहते हैं? तो पैनल वकील उसे कहा जाता है, ध्यान दो, पैनल वकील उसे कहा जाता है जो न्यायालय के सामने या न्यायालय के सम्मुख ग्राम पंचायत की ओर से वकालत करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? पैनल वकील आप किसे कहोगे? पैनल वकील वो वकील है जो न्यायालय के समक्ष खड़े होकर ग्राम पंचायत की ओर से वकालत करता है। क्लियर बात? तो इसका आशय हम क्या कह सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा जो मैं अब लिख रहा हूं। तो इसका आशय आप क्या क्या कह सकते हो? कि जो भूमि प्रबंधक समिति होती है, भूमि प्रबंधक समिति को विधि संबंधी यानी कानून संबंधी राय या फिर परामर्श कौन देता है? यही देता है पैनल वकील। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूमि प्रबंधक समिति को अगर पूछा जाए, भूमि प्रबंधक समिति को विधि संबंधी राय कौन देता है, तो इस पद का नाम याद रखो, ये पैनल वकील ही है। ठीक है, आपसे साधारण वकील बोल सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन इस पद को याद रखोगे, पैनल वकील ये देता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है, पैनल वकील की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, पैनल वकील की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति से संबंधित भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आओ जरा समझ लेते हैं, पैनल वकील की नियुक्ति कौन करता है? देखो, न्याय पंचायत जो होती है, न्याय पंचायत से संबंधित मुकदमे तहसील में भी होते हैं। तो तहसील में जो बंदा पैरवी करेगा न्याय पंचायत की ओर से, सॉरी, ग्राम पंचायत की ओर से, वो उसकी नियुक्ति कोई अलग व्यक्ति करेगा। और हाई कोर्ट में भी कभी-कभी न्याय पंचायत के मुकदमे चले जाते हैं, तो वहां पर कौन करेगा नियुक्ति? तो देखो, तहसील जो होती है, तहसील में पैनल वकील की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है कलेक्टर। ठीक, तहसील में पैनल वकील की नियुक्ति करेगा कलेक्टर। और अगर हाई कोर्ट के लिए पैनल वकील की नियुक्ति करनी हो, हाई कोर्ट के लिए पैनल वकील की पैनल वकील की नियुक्ति करनी हो तो कौन करेगा? करेगा राज्य सरकार। ठीक, और किसकी सिफारिश पर? तो आप याद रखो, एडवोकेट जनरल की सिफारिश पर, की सलाह से। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर आप एक बात याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पैनल वकील से ही, और ये बात आखिरी बात है। क्या बात है? कि अगर आपसे पूछा जाए कि पैनल वकील को फीस कहाँ से दी जाती है या इसको भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? पैनल वकील को फीस या पैनल वकील की फीस या भत्ते इसको कहाँ से दिए जाते हैं? तो आप याद रखोगे, एकीकृत ग्राम फंड से दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है? तो ये बातें आप याद रखो। तो हाँ, तो आपने आज भूमि प्रबंधक समिति को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो कि 1947 अधिनियम से संबंधित होगा, अर्थात संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 से। और उसमें 2 से 3 टॉपिक्स और बचे हैं, तो उनको भी मैं कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूँगा। एक तो न्याय पंचायत बचा है आपका, और दूसरा ये एकीकृत ग्राम फंड क्या होता है, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स बचे हैं। ठीक है? हाँ, और इसके बाद इस पूरे अधिनियम यानी कि जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, इससे संबंधित 200 से लगभग 300 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी आए ग्राम पंचायत अधिकारी में, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और बार-बार देखिएगा। ठीक है? मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।